नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में विधायिका अर्थात संघ और केंद्र स्तर पर, ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विधायिका यानी राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र स्तर पर संसद आएगी, उसके दो सदन लोकसभा और राज्यसभा। अभी राज्य में विधानसभा में और विधान परिषद में मिलकर कौन कामगिरी करते हैं, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आएंगे। तो अभी हमारे जो राज्यपाल है, हम गुजरात का देखेंगे तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री आप सब जानते भी होंगे, श्री विजय रूपाणी जी हैं। ये नाम आपको याद रखने। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। वैसे केंद्र में हम देखेंगे तो उसी में आएंगे राष्ट्रपति। तो अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो श्री रामनाथ कोविंद, और प्रधानमंत्री तो वो तो छोटा बच्चा भी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी, और उसका मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, मार्ग परिवहन मंत्री, कोयला मंत्री, रेलवे मंत्री, ये सारे अलग अलग विभाग जिसको बांट दिया है वो उसका मंत्रिमंडल। और कार्यपालिका का जो कार्यपालिका है उसका कार्यालय और प्रशासनिक तंत्र, यानी हम आगे आप पढ़ चुके, जैसे कि तहसील में तालुका विकास अधिकारी होते हैं जिसको टीडीओ बोलते हैं, जैसे जिले में जिला विकास अधिकारी होते हैं जिसको हम डीओ बोलते हैं, मतलब तो वो सारे उसका प्रशासनिक तंत्र है। तो राज्य स्तर पर भी हमने देख लिया राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जबकि न्यायपालिका में हम सबसे ऊपर, ये उच्च न्यायालय के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके अधीन मतलब उसके नीचे, उसके हाथ नीचे जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय होते हैं। तो इस प्रकार न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के बिल्कुल अलग, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुगठित एक सूत्रीय अंग है। आपको ये हर बार क्वेश्चन आता है कि न्यायतंत्र या न्यायपालिका को विधायिका और कार्यकारिणी से अलग रखा गया है, या न्यायतंत्र को स्वतंत्र निष्पक्ष रखा गया है। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि न्यायपालिका एक ऐसा सरकार का अंग है कि जो गुनहगारों को सजा दंड देता है, जो नियमों का उल्लंघन करता है उसको सजा या दंड देता है। अगर ये न्यायपालिका को, न्यायतंत्र को विधायिका और कार्यकारिणी के साथ रखते, उसको ये दोनों से अलग और स्वतंत्र रखा गया है। अलग और स्वतंत्र मीन्स न्यायतंत्र को जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय लेना है उसमें ये विधायिका और कार्यकारिणी यानी नेता, हम सब जानते हैं, पिक्चर सीरियल हम देखते हैं, उसी में हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं तो वो किस तरह गलत को भी सही करते हैं। वो लोग न्यायतंत्र पर दबाव नहीं डाल सकते। एक एग्जाम्पल है कि मानो कि कोई विधानसभा का सदस्य हो और उसका बेटा हो या वो उसका कोई रिश्तेदार हो, कोई गुनाह करता है, अगर ये न्यायतंत्र ये दोनों से अलग या स्वतंत्र नहीं होता तो वो न्यायतंत्र पर दबाव डालता है, यानी वकील है, न्यायाधीश है वगैरह पर वो दबाव डालकर गुनहगार को बचाएगा, क्योंकि वो उनका रिश्तेदार है या उनका बेटा है। तो वो बचाने के लिए वो गुनहगार को भी सज़ा नहीं दिलवाएंगे और निर्दोष से उनको सज़ा दिलवाएंगे। इसीलिए ये न्यायतंत्र को निष्पक्ष और तटस्थ रखा गया है, क्योंकि उसको निष्पक्ष और तटस्थ इसीलिए रखा गया है कि चाहे वो कोई बड़े नेता का, कोई कलेक्टर का, चाहे कोई प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का ही रिश्तेदार या बेटा न हो, अगर कोई भी गुनाह करता है तो उसके लिए जो भी सज़ा है वो सभी को एक समान लागू करता है। इसीलिए ये न्यायतंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष और तटस्थ रखा गया। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे कि भारत के जो अलग अलग राज्य है, हमारे भारत के कुल 28 राज्य है, उससे भारत एक संघ राज्य बना है, एक अखंड भारत बना है।
हमने पहले भी देख चुके कि पहले आज़ादी से पहले हमारे देश में 562 राज्य थे, उनको 28 राज्यों में विलीनीकरण, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। तो इस 28 राज्यों से मिलकर जो एक देश हमारा संघ राज्य, इसीलिए भारत को संघ राज्य कहते हैं। कोई भी ये भी क्वेश्चन याद रखना कि भारत को संघ राज्य क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत में जो 28 राज्य है और उससे मिलकर एक देश भारत बना है, इसीलिए उसको संघ राज्य कहते हैं। कोई भी राज्य स्वतंत्र और सार्वभौम नहीं। हमने यहाँ देखा कि राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, वो कानून भी बनाता है, मंत्रिमंडल काम भी करता है, योजनाएं भी लागू करता है, लेकिन वो राज्य स्वतंत्र और सार्वभौम नहीं, यानी वो उनका जो भी निर्णय है उनके ऊपर एक केंद्र सरकार है। उनकी कामगिरी को देखने वाली उनको अंकुश में रखने वाली एक केंद्र सरकार है। ये राज्य सरकार स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती है। भारत में संघ तथा राज्य स्तर पर संसदीय पद्धति की सरकार है। हमारे देश में कौन से पद्धति की सरकार है? तो संसदीय। ये भी छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय पद्धति की सरकार है, वहाँ पर भी लोकशाही है, भारत में भी लोकशाही है। भारत लोकतंत्रात्मक लोकशाही प्रकार का देश है, अमेरिका भी लोकशाही प्रकार का देश है, दोनों में लेकिन अंतर है कि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रकार की सरकार है, जबकि भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है। इसीलिए कि भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, बाद में प्रधानमंत्री को हम सीधे नहीं चुनते, प्रधानमंत्री भी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। बाद में राजनीतिक दल तय करता है कि किसे प्रधानमंत्री बनाना है। जबकि अमेरिका में जो अध्यक्षीय प्रकार की सरकार है तो डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो जनता है उनके सामने रखा जाता है कि ये हमारे जो चुनाव होगा तो उसमें वो हमारे, अगर वो विजेता बनेंगे तो हमारे अध्यक्ष बनेंगे, राष्ट्र प्रमुख बनेंगे। जैसे कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है, वो सीधा चुनाव होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव नहीं है, परोक्ष चुनाव है, उसको हम लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनते हैं। तो ये दोनों में ये अंतर है। कभी ये छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो संसदीय पद्धति की लोकशाही तो है, अमेरिका में अध्यक्षीय, ये याद रखना। और ये जो संसदीय पद्धति की सरकार हमारे देश में है, तो इस पद्धति में राज्य सरकार के बीच सत्ता का विश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार सत्ता का विश्लेषण किए जाने के कारण विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच गहरा और परस्परावलंबी संबंध, यानी ये दोनों की कामगिरी को बांटा गया है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पर आधार रखते हैं, परस्परावलंबी, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये विधायिका और कार्यकारिणी एक दूसरे से मिलकर, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे के दोनों पूरक है, मिलकर दोनों काम करते हैं। जबकि हमने देख लिया कि न्यायतंत्र ये दोनों से अलग, स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ है। एक क्वेश्चन बार बार आता है, याद रखना, जो मैंने आपको बता दिया है, न्यायतंत्र को स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ क्यों रखा गया है। अभी हम देखेंगे सत्ता का विश्लेषण कि विधायिका क्या काम करती है, कार्यकारिणी क्या काम करती है, वो देखेंगे। तो राज्य के लिए सरकार जो कार्य करती है वे एक दूसरे से अलग होते हैं। राज्य के लिए सरकार जो काम करती है, मतलब केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का काम है वो अलग अलग प्रकार का है। तीनों अंगों के कार्य एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। विधायिका का काम अलग है, कार्यकारिणी का काम अलग है और न्यायपालिका का काम अलग अलग है, तथा प्रत्येक कार्य में एक विशेष प्रकार की निपुणता की जरूरत है। जो भी विधायिका जो काम करती है, कार्यकारिणी जो काम करती है और ये न्यायतंत्र जो काम करता है, उसमें पूरी होशियारी, आयोजन की जरूरत होती है। अर्थात अलग अलग अंगों द्वारा, ये तीनों अलग अलग अंगों द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, उसमें व्यक्ति अलग है, उसमें भी अलग है, उसमें भी अलग है, तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा काम किया जाता है। विधानसभा में विधानसभा के सदस्य होते हैं, राज्यपाल भी होते हैं और मुख्यमंत्री भी होते हैं। कार्यकारिणी में मंत्रिमंडल होता है, उसमें वकील और न्यायाधीश होते हैं।
और अंत में प्रत्येक अंग के कार्य अर्थात सरकार का संचालन सरल और कार्यक्षम बने उसके लिए सत्ता का विभाजन करना आवश्यक है। अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटना जरूरी है क्योंकि काम अच्छे से हो सके। जैसे विधायिका को कानून निर्माण जो अभी हम देख चुके हैं, कार्यकारिणी का काम है कानून का अमल करवाना लोगों में, और न्यायतंत्र का काम है जो कानून का पालन न करे, कानून का उल्लंघन करे उसको सजा या दंड देने का काम है। ये सारी सत्ताएं ये तीनों अंगों को दी गई हैं। जो विधायिका के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। हाँ, अभी ये विधायिका उसका दुरुपयोग, अभी विधायिका को काम सौंपा गया है कि कानून का निर्माण करना है, तो वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करे इसके लिए कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को ऐसी सत्ताएं दी गई है जो विधायिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। उसी प्रकार कार्य भी विधायिका कानून का निर्माण करती है, वो कानून का निर्माण इस प्रकार का न करे कि अपने फायदे के लिए, वो कानून लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, देश के कल्याण के लिए होना चाहिए। और कानून निर्माण में वो अंगत अपने फायदे के लिए न हो वो देखने का काम कार्यकारिणी, अगर गलत कानून लागू करता है तो कार्यकारिणी का काम है उसका विरोध करे, तो ये उस पर ध्यान रखता है। बाद में कार्यकारिणी मंत्रिमंडल जो काम करता है, माने कोई शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री को पूरे राज्य में प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा उसी का पूरा देखने का काम है। उसी में वो अगर गलत काम करते हैं तो वो देखने का काम मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल अगर गलत काम करता है, वैसे हम देखें कि जैसे कि रेलवे मंत्री, तो हम कई सरकारों में देखें कि कई मंत्री घोटाले करते, क्योंकि मंत्री को जो विभाग दिया गया है पूरे विभाग का काम उसको पूरे राज्य में देखना है, और केंद्र में है तो पूरे देश का देखना है। उसी में उसको सरकार जो ग्रांट देती है, पैसे देती है, उसी में से वो घोटाले करते हैं। यानी कि लोगों के लिए जो काम करना है उसके आधे पैसे वो लोगों के लिए काम करते, बाकी के पैसे वो घर की तिजोरियाँ भरते हैं। तो वो अगर ऐसा जो काम के लिए सरकार पैसे मंत्रिमंडल को देती, जैसे कि मैं अभी हम चलो शिक्षा का ही एग्जाम्पल है कि शिक्षा मंत्री को मानो कि उसके लिए हमारे गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा है, अभी उसको ये शिक्षा विभाग में नए सुधार के लिए भौतिक सुविधाएं के लिए सरकार ग्रांट देती है, तो वो जो ग्रांट मिली उसी में से मंत्री अगर घोटाला करता है तो वो देखने का काम न्यायतंत्र का है और विधायिका का भी है। तो इस तरह ये काम एक दूसरे पर सत्ता का विश्लेषण किया गया। छोटे प्रश्न में आ सकता है, आपको याद रखना है कि विधायिका अगर गलत करती है तो उसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका उस पर ध्यान रखती है, और कार्यपालिका अगर विधायिका के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, उसी प्रकार कार्यपालिका पर कार्यपालिका अगर गलत काम करती है, यानी जो भी विभाग के लिए जो भी मंत्री है अगर गलत करता है तो उस पर ध्यान रखने के लिए ये विधायिका और न्यायतंत्र है, ये दोनों उस पर ध्यान रखते हैं। तथा न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की अनेक सत्ताएं प्रदान की गई। उसके अलावा भी न्यायतंत्र को कार्यपालिका और विधायिका अगर गलत करते हैं तो भी विशेष सत्ताएं दी गई। फिर से शॉर्ट में आपको बताया कि सत्ता विश्लेषण का सिद्धांत समझाइए। तो सत्ता विश्लेषण किस प्रकार के कि विधायिका जो काम करती है उसमें अगर गलत करती है तो उसको देखने के लिए कार्यकारिणी और न्यायतंत्र है, जबकि कार्यपालिका का जो काम है और वो गलत करते हैं, घोटाले करते हैं, तो उसको देखने के लिए उसकी गलतियों को देखने के लिए विधायिका और न्यायतंत्र है। उसके अलावा ये दोनों की जो काम के लिए वो ईमानदारी से नहीं करते, उसमें घोटाले करते, तो वो देखने की विशेष सत्ताएं ये न्यायतंत्र को दी गई है। ये है सत्ता विश्लेषण का सिद्धांत। तो यहाँ तक हम देखते हैं। ओके, थैंक यू। उसमें से MCQ निकाल कर आप लोगों को